दरवाजे पर गाड़ी रुकते ही बिंदु देवी का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाना चाहता था। आज उनका सपना हकीकत बनने वाला था। आज शहर का सबसे रईस, सबसे चर्चित लड़का कबीर सिंह उनके घर कदम रखने वाला था और वे ठान चुकी थी कि आज किसी भी कीमत पर वंदना का रिश्ता पक्का करके ही रहेंगी। जैसे ही कबीर सिंह अंदर आया, पूरे घर का माहौल बदल गया। उसकी चाल में ठहराव, आंखों में अजीब सी गहराई और चेहरे पर वो सुकून जो हर किसी को अपनी तरफ खींच ले। मगर उसी पल एक और चीज साफ दिख रही थी। वह यहाँ होते हुए भी जैसे यहाँ था ही नहीं। वंदना, चाय लेकर आओ, और हाँ, खुद ही देना। बिंदु देवी ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और वंदना मुस्कुराती हुई कबीर सिंह के सामने आ खड़ी हुई। आप चाय लीजिए, उसने नरम आवाज में कहा। मगर कबीर सिंह ने बस हल्की सी नजर उठाकर कप लिया और बिना देखे ही वापस रख दिया, जैसे वो किसी और ख्याल में खोया हो। बिंदु देवी का माथा हल्का सा सिकुड़ गया, मगर उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। बेटा, वंदना बहुत होशियार है, घर के सारे काम भी संभाल लेती है और पढ़ाई में भी अव्वल रही। उन्होंने बार बार उसकी खूबियां गिनानी शुरू कर दी ताकि कबीर सिंह का ध्यान उसकी तरफ जाए, मगर हर बार जैसे सब दीवार से टकराकर लौट आते। वंदना ने फिर कोशिश की। इस बार मिठाई की प्लेट लेकर आई, फिर उसके सामने बैठ गई। आप शहर में कहाँ रहते हैं? उसने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, मगर कबीर सिंह ने बस एक छोटे से जवाब में बात खत्म कर दी, जैसे उसे किसी बातचीत में दिलचस्पी ही ना हो। ये सब देखकर बिंदु देवी के चेहरे पर बेचैनी बढ़ने लगी। उन्होंने अपने पति को देखा, फिर धीरे से कहा, कुछ करो, लड़का हाथ से निकल रहा है। उनके पति भी समझ चुके थे कि बात नहीं बन रही, इसलिए उन्होंने माहौल हल्का करने की कोशिश की, मगर कबीर सिंह हर बार बस औपचारिकता निभाकर चुप हो जाता। वंदना का चेहरा अब धीरे धीरे उतरने लगा था, क्योंकि जिस लड़के को देखकर वह अपने भविष्य के सपने बुन रही थी, वही उसे नजरअंदाज कर रहा था। उसने आखिर कोशिश करते हुए सीधे कबीर सिंह के पास जाकर बैठना चाहा, मगर वह अचानक उठ खड़ा हुआ और खिड़की के तरफ चला गया, जैसे उसे उस कमरे की घुटन सहन न हो रही हो। बिंदु देवी के दिल में डर बैठने लगा। आखिर कमी कहाँ रह गई, उन्होंने मन ही मन में सोचा, और तभी उनकी नजर अनजाने में रसोई की तरफ चली गई और अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ गया। गौरी, गौरी, वे लड़की जिसे उन्होंने हमेशा परछाई बनाकर रखा, आज भी उसी रसोई में बंद थी, हाथों में काम, दिल में डर लिए, क्योंकि उसे साफ साफ मना किया गया था कि वह सामने नहीं आएगी। गौरी एक गरीब बेसहारा लड़की थी जिसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। बस एक आंटी थी जिन्होंने उसे अपने घर तो ले आई थी, मगर बेटी बनाकर नहीं, एक बोझ बनाकर। सुबह से रात तक वह बस काम करती और डांट सुनती और चुप रहती, जैसे उसकी आवाज ही छीन ली गई हो। उसे अपनी आंटी की बेटियों से इतना डर लगता था कि वह उनकी आहट से ही सिमट जाती, क्योंकि हर गलती की सजा उसे मिलती थी, चाहे गलती उसकी हो या ना हो। आज भी वही हुआ था। उसे जानबूझकर इतना काम दे दिया गया था कि वह थक कर गिर जाए, मगर सामने ना आ सके, क्योंकि बिंदु देवी जानती थी कि गौरी की सादगी, खूबसूरती वंदना के लिए खतरा बन सकती है। उधर कमरे में माहौल और भी भारी होता जा रहा था। वंदना की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। बिंदु देवी के हर इशारे बेअसर हो रहे थे। कबीर सिंह की खामोशी जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी। तभी अचानक रसोई से एक तेज आवाज आई, बर्तन गिरने की, और उसी एक आवाज ने जैसे पूरे खेल की दिशा बदल दी। कबीर सिंह की नजर झटके से उस दरवाजे की तरफ गई और पहली बार उसकी आंखों में एक चमक दिखी, जैसे वह उसी पल का इंतजार कर रहा था। बिंदु देवी के हाथ कांप गए। नहीं, उनके होठों से धीमी आवाज निकली, मगर अब कुछ भी रोकना उनके बस में नहीं था। अगले ही पल दरवाजे पर खड़ी थी गौरी, सिर झुकाए, आंखों में डर और चेहरे पर वो मासूमियत जिसे छुपाया नहीं जा सकता। और उसी पल कबीर सिंह की तलाश खत्म हो गई। उस एक नजर ने सब कुछ बदल दिया। वंदना के सपने, बिंदु देवी की चालें, गौरी की किस्मत जो अब तक दर्द में डूबी थी, अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां से हर रास्ता रहस्य तूफान से भरा था। और शायद ये तो बस शुरुआत थी। इसी तरह हमेशा गौरी के साथ होता था। जब भी कबीर सिंह उनके घर आता तो बिंदु देवी को लगता कि वह अपनी बेटी को किस तरह कबीर सिंह के दिल में उतार दे। और आज भी यही सब कुछ दोहराया गया था। आज फिर से काम करते करते, हाथ हवा में घुमाते हुए, तो उसने अपनी नाजुक कमर पकड़ ली। सुबह से वो मशीन चला रही थी। अभी भी कपड़ों का एक बड़ा ढेर पड़ा था। सुबह नाश्ते के बाद ही आंटी ने उसे उस हिस्से में जाने से मना किया था और सख्ती से कह दिया था वह घर के दूसरे हिस्से में नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ उसके अंकल के बहुत खास मेहमान आने वाले थे। गुलाबी रंग की साड़ी जो उसने उस समय पहन रखी थी पूरी तरह भीग चुकी थी, और उस गीली सी पुरानी साड़ी में उसका शरीर साफ नजर आ रहा था। राधा नाम की नौकरानी
कुछ और कपड़े लाकर उसके सामने रख गई और बोली कि आंटी जी ने कहा है ये भी धो देना। वह पलटकर बोली, भगवान से डरिए, आप भी और आपकी आंटी जी भी। क्या मुझे खरीद कर लाए हैं? कितने घंटों से कपड़े धोते धोते मेरी कमर अकड़ गई है। वह रोने के करीब थी और बेबसी से उसकी आंखों में पानी भर आया। उसके गुलाबी होंठ कांप रहे थे। राधा कंधे उचकाकर वापस मुड़ने लगी। राधा, मुझे कुछ खाने को भी दे दो, उसने विनती की। किचन में कुछ नहीं रखा, मैं तो घर जा रही हूँ। क्यों आई थी वह इस घर में? इस घर में उसकी और राधा की हैसियत एक जैसी ही थी, तो वो क्या कहती? उसे तो पार्टी में शामिल करना भी जरूरी नहीं समझा गया था। दीवार के सहारे बैठते हुए उसने घुटनों पर सिर रख लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। अब तो उसकी हिम्मत ही खत्म हो चुकी थी। पता नहीं कितनी देर वो बैठकर रोती रही, फिर उठकर दोबारा काम करने की कोशिश की, लेकिन अब उसमें ताकत नहीं बची थी। अपने थके हुए शरीर को संभालना आसान नहीं था। आखिर थक कर वह अंदर चली आई। किचन में सच में कुछ भी नहीं रखा था। फ्रिज बंद था और बाहर से खाने की खुशबू उसे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी। सूखे होंठों पर जीभ फेरते हुए वो बाहर निकल आई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। शारदा आंटी के गुस्से और मार से वह अच्छी तरह परिचित थी। उन्होंने साफ मना किया था कि वह यहाँ नहीं आएगी, लेकिन पेट की आग उसे मजबूर कर रही थी। अंजाम की परवाह किए बिना वह वहीं चली गई। अपनी उंगलियां मोड़ते हुए और होंठ काटते हुए वह डरते डरते खड़ी हो गई, तो वहां मौजूद सभी मेहमानों ने मुड़कर उसे देखा। उसके बाल बेतरतीब बंधे हुए थे और कुछ लटें उसके सुंदर चेहरे को छू रही थी। गोरा गुलाबी चेहरा और कांपते हुए होंठ जिन्हें वो बार बार काट रही थी। शक्ल से वह किसी भी तरह उस घर की नौकरानी नहीं लग रही थी, इसलिए सबकी नजरें उसी पर टिक गई। उसके भीगे हुए कपड़े उसके शरीर की बनावट को साफ दिखा रहे थे और वह जल्दी जल्दी दुपट्टा ठीक करके खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। घबराहट में वो दुपट्टे के कोने खींचकर अपने बाल ठीक करने लगी। शारदा आंटी, समीर अग्रवाल ने एक दूसरे की तरफ देखा। समीर अग्रवाल की तेज नजरों ने शारदा आंटी को समझा दिया कि वो क्या सोच रहे हैं, और इससे पहले कि वह उसे नौकरानी बताकर बात संभालती, उसके गुलाबी होंठ हिले और शारदा आंटी का चेहरा पीला पड़ गया। आंटी, मुझे खाना चाहिए, मुझसे अब और काम नहीं होता। वह मुश्किल से 20 साल की लड़की मासूमियत से रोने के करीब थी। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे थे, लेकिन देखने वालों में सबसे ज्यादा ध्यान कबीर सिंह का था। वह इस पूरी महफिल का सबसे खास मेहमान था, जिसे बहुत आग्रह करके समीर अग्रवाल ने यहाँ बुलाया था, और उसके स्वागत में हर्षिता और नैतिक के चेहरे पर साफ बेचैनी दिख रही थी। बस एक पल में उसकी नजर गौरी पर पड़ी और उसकी थकी हुई आंखों में अचानक दिलचस्पी उभर आई। पहली नजर में उसे लगा था कि शायद वह कोई नौकरानी है जो काम संभाल रही है। हालांकि उसका सुंदर और मासूम चेहरा किसी नौकरानी जैसा नहीं था, लेकिन उसके कपड़े और हालात उसकी मजबूरी बता रहे थे। फिर जब उसने शारदा आंटी को आंटी कहकर पुकारा और शारदा आंटी का चेहरा बदल गया, तो वह सब समझ गया। वह लोगों के चेहरे देखकर उनकी मन की हालत समझने का आदी था, और शारदा आंटी के चेहरे का रंग देखकर ही उसे अंदाजा हो गया कि मामला बहुत नाजुक है। शारदा आंटी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर सबको एक हल्की सी मुस्कान के साथ देखते हुए उसे एक तरफ ले जाने लगी, लेकिन वह बार बार मुड़कर खाने की तरफ देख रही थी। बाकी लोग फिर आपस में बात करने लगे, लेकिन कबीर सिंह अब भी दूर खड़ा शारदा आंटी की हर हरकत देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे और वह उनसे कुछ कह रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रही है, पर उसकी विनती भरी नजरें साफ दिख रही थी। उसकी नजरें उसके पतले शरीर और कमर तक बिखरे बालों पर टिक गई। तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है क्या, जो मेहमानों के सामने आ गई? मैंने तुम्हें कितनी बार रोका था। शारदा आंटी का गुस्सा कम नहीं हो रहा था और वो बस रोती जा रही थी। आंटी, मुझे बस रोटी दे दीजिए, भूख से मेरा दम घुट रहा है। आप जानती हैं, मैं खाली पेट काम नहीं कर सकती, उसने कांपती आवाज में कहा, और शारदा आंटी ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। अगर एक वक्त का खाना नहीं मिलता तो क्या तुम मर जाती? वह घमंड और कठोरता में किसी से कम नहीं थी, जबकि रिश्ते में वह उसकी सगी आंटी थी। कोई सौतेला रिश्ता नहीं था, वह उसके भाई की बेटी थी, एक मासूम लड़की। लेकिन शारदा आंटी की नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं थी। वह उसे जिस मकसद से अपने पास लेकर आई थी, वह सिर्फ वही मकसद पूरा करवाना चाहती थी, और आज सबके सामने आकर उसने जो बड़ी गलती कर दी थी, उसका परिणाम तो उसे हर हाल में भुगतना ही था।
सुबह से ही शारदा आंटी ने खास तैयारी के साथ नैतिक और हर्षिता का परिचय पार्टी में करवाया था। वे चाहती थी उनकी बेटियां हमेशा सबकी नजरों में रहें। समीर अग्रवाल ने खास तौर पर अपने दोस्त कबीर सिंह को नैतिक से मिलवाया था, लेकिन उस लड़की ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। उसे कमरे में बंद करके वो फिर से पार्टी में वापस आ गई। नैतिक ने उन्हें बहुत खास नजरों से देखा था। अपने मन की बेचैनी वह नजरों से ही दिखा रही थी, क्योंकि वो काफी देर वह सब महसूस कर रही थी। हालांकि कुछ ही पल के लिए उसके आने और चले जाने के बाद कबीर सिंह ऊब चुका था और फिर अगले ही पल उसने समीर अग्रवाल से अनुमति लेकर वहां से जाने की बात कह दी। 1 घंटा हो चुका था। पार्टी से वापस आए और अपने कमरे की बालकनी में खड़ा वह लगातार सिगरेट पी रहा था। उसके दिमाग में जो हलचल चल रही थी उसमें सिर्फ एक ही नाम बार बार आ रहा था, गौरी शर्मा। वह उसके नाम के बारे में जान चुका था। जब शारदा आंटी ने उसे गौरी कहकर पुकारा था, उस समय वह उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। शर्म और संकोच में डूबी वह लड़की उसे अपने नाम की तरह ही बहुत पवित्र अलग लगी थी। उसके मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह उसकी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं थी, लेकिन वह ऐसी लड़की थी जो एक पल में उसकी नजरों में आई और फिर उसके दिमाग पर छा गई। उसे लगा था कि कबीर सिंह की पसंद इतनी साधारण नहीं हो सकती। वह उसे अपने साथ ले जाएगा, उसे अपने पास रखेगा, जब मन भर जाएगा तो वापस छोड़ देगा। लेकिन उस समय उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी भी हाल में वह लड़की उसे चाहिए। ड्राइंग रूम में उस समय गहरा सन्नाटा था। किसी को भी ये नहीं पता था कि दोपहर की पार्टी में जिसे बहुत आग्रह करके बुलाया गया था, वही आदमी शाम ढलने से पहले बिना बुलाए उनके दरवाजे पर खड़ा होगा। वह कभी किसी से विनती करने वाला आदमी तो नहीं था, लेकिन उस समय पैर पर पैर रखे बेचैन बैठा था। वह समीर अग्रवाल के चेहरे को देख रहा था, जो अभी तक उसके अचानक आने की वजह समझ नहीं पा रहे थे। उसने नजर घुमाकर चारों तरफ देखा। गहरे नीले रंग के 3 पीस सूट में बैठा वह आदमी बेचैन हो रहा था। आखिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात की शुरुआत कैसे करे। समीर जी, मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ। उसकी आवाज ने ड्राइंग रूम की खामोशी तोड़ दी। समीर अग्रवाल, जो पहले से ही उसकी तरफ देख रहे थे, अब और ध्यान से उसे देखने लगे। आप आदेश करें कबीर सिंह साहब। वही मीठा लहजा जो वो बड़े लोगों से बात करते समय अपनाते थे। गौरी शर्मा, उसके इतना कहते ही समीर अग्रवाल के चेहरे का रंग बदल गया। वह ये नहीं कह सकते थे कि उसने गौरी शर्मा के बारे में कैसे जान लिया। सामने बैठा आदमी कबीर सिंह था, जो बहुत तेज दिमाग वाला था। उसे किसी भी बात की खबर मिलते देर नहीं लगती थी, और अब गौरी को देखे हुए 3-4 घंटे हो चुके थे। इतने समय में उसके बारे में पता लगाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। मैं समझा नहीं कबीर सिंह साहब। काफी देर की खामोशी के बाद समीर अग्रवाल ने बात घुमाने की कोशिश की। समझे नहीं या समझना नहीं चाहते? आप ऐसा करें कि उसकी आंटी को बुला लें, मैं उन्हीं से बात कर लूंगा। समीर अग्रवाल हैरान बैठे रह गए। आज की पार्टी में वो बार बार अपनी बेटियों का परिचय कबीर सिंह से करवा रहे थे, ताकि उसकी नज़र उसकी बेटियों पर पड़े और उनका भाग्य खुल जाए। लेकिन अगर उसकी नज़र किसी पर ठहरी भी तो वो उस साधारण लड़की पर, जिसे वो कोई महत्व नहीं देते थे। आपको क्यों लगता है कि मैं इतनी आसानी से अपनी भतीजी का रिश्ता आपको दे दूंगी? ये सब इतना आसान नहीं होता। जलन और गुस्से से शारदा आंटी का चेहरा लाल हो गया था। वह ये भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उनकी बेटियों के सामने उस लड़की का नाम लिया जा रहा है, जिसे वह यहाँ नौकरानी बनाकर लाई थी, जिसे वह अपनी बेटियों के साथ चलते हुए भी पसंद नहीं करती थी। अब वही लड़की उनकी बेटियों से ज्यादा भाग्यशाली बनकर ऐसे आदमी के साथ चली जाएगी जो किसी भी लड़की को चुन सकता था, लेकिन उसने गौरी को चुना था। मैं उसे ऐसे ही नहीं ले जाऊंगा, मैं उसे शादी करके लेकर जाऊंगा, ताकि आपका सम्मान भी बना रहे। वैसे तो मैं जानता हूँ कि इस घर में उसकी क्या स्थिति है, लेकिन फिर भी समाज में रिश्तों का दिखावा जरूरी होता है। 10 लाख वह दोनों के चेहरे को ध्यान से देख रहा था, जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। 15 लाख। शारदा आंटी की आंखें चमक उठी। इतनी बड़ी रकम सुनकर वह कैसे चुप रहती। वह हल्का सा मुस्कुराया और आराम से सोफे से टिक गया। क्या तुम उसे हमेशा अपनी पत्नी बनाकर रखोगे या कुछ दिनों के लिए? उन्होंने कबीर सिंह के चेहरे को देखते हुए पूछा। वैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह उसे हमेशा के लिए ले जाए या कुछ दिनों के लिए। उन्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब था। कबीर सिंह के हाथ उस समय चेक पर चल रहे थे। चेक लिखकर उसने मेज पर रख दिया। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं उसे पूरी जिंदगी अपने पास रखूं या कुछ दिनों के लिए? आपके लिए जरूरी बस इतना है कि मैं उसे शादी करके यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। शांत आवाज में ये कहकर वह उठ खड़ा हुआ।
उधर गौरी कमरे में काफी देर से पड़ी हुई थी। भूख और थकान दोनों उस पर भारी थे और दोनों से बचना उसके लिए असंभव था। वह बिस्तर पर पैर समेट कर लेट गई। शायद थोड़ी देर सो जाती हूँ, पेट की भूख से थोड़ी राहत मिल जाती। कुछ ही देर में थकान के कारण उसकी आंख लग गई और वह गहरी नींद में चली गई। दरवाजे का ताला खोलकर शारदा आंटी अंदर आई। उन्होंने एक नज़र गौरी के चेहरे पर डाली जो सो रही थी और फिर उसके पास जाकर उसके कंधे को हिलाया। वह घबराकर उठ बैठी। आंटी, क्या आप मेरे लिए खाना लाई हैं? शारदा आंटी ने थकान भरी नजरों से उसे देखा। कभी खाने के अलावा भी कुछ सोच लिया करो गौरी। वह उसके पास बैठ गई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि आंटी काम के बिना उसके पास आई हूँ या इस तरह उसके पास बैठी हूँ। गौरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर उन्हें देखा। आंटी, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। आप जानती हैं मैं सुबह से भूखी हूँ। ठीक है, अभी किचन में जाकर खा लेना, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की या मेरी बात के खिलाफ कुछ किया तो तुम जानती हो मुझे। उनकी चेतावनी भरी नजरों से वह हमेशा डर जाती थी, इसलिए उसने तुरंत सिर हिला दिया और नजरें झुका ली। गौरी, अभी तुम्हारी शादी कबीर सिंह से होगी और फिर तुम उसके साथ उसके घर चली जाओगी। उस मासूम लड़की पर जैसे हैरानी का पहाड़ टूट पड़ा। अपने बड़ी बड़ी आंखों से शारदा आंटी को देखा। उसके होंठ कांपे, लेकिन वह शब्द भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी। शादी, उसकी आवाज कांप रही थी। एक नरक से निकलकर उसकी किस्मत उसे किस नए नरक में ले जाने वाली थी वह नहीं जानती थी, लेकिन सामने बैठी आंटी से उसे किसी भलाई की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कबीर सिंह तुम्हारी औकात से बहुत बड़ा आदमी है। शुक्र करो उसने तुम्हें पसंद किया। उसका दिल डर से कांप उठा। अपने कांपते दिल को पकड़कर वह तुरंत उनसे दूर हो गई। मुझे बाबा के पास भेज दीजिए, मैं दादाजी के पास चली जाऊंगी। शारदा आंटी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। उनके सामने बैठी हुई लड़की उनके लिए सोने की चिड़िया थी जो अब पिंजरे से उड़ने की बात कर रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर सख्ती से उसके कंधे पकड़ लिए। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। शुक्र करो कि उसने तुम्हें चुना है। तैयार हो जाओ, थोड़ी ही देर में तुम्हारी शादी कबीर सिंह से होगी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई और गौरी वहीं बिस्तर पर बैठी रह गई। किस्मत अब उसे किस नई दहलीज पर लेकर जाने वाली थी ये वो नहीं जानती थी, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि अपनी माँ के गुजर जाने के बाद उसने जिंदगी में सिर्फ दुख ही देखे थे। पिता ने कुछ साल के बाद अपने लिए नया जीवन साथी चुन लिया और वह नया रिश्ता उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। कुछ समय के बाद वह अपनी पत्नी के साथ विदेश जाकर बस गए और उसे दादी के पास छोड़ दिया। दादी को भी न जाने उसकी माँ से क्या शिकायत थी कि वहाँ भी उसे वो प्यार और स्थान नहीं मिला जो उसे अपने माता पिता के साथ मिला करता था। फिर भी उसे दिन में 2 समय का अच्छा खाना मिल जाता था। भले ही उसे किसी का सच्चा प्यार नहीं मिला, लेकिन जीने के लिए एक ठीक ठिकाना था। मगर ये सब तब तक ही था जब तक शारदा आंटी की तबीयत खराब होकर उन्हें उस पुरानी हवेली में नहीं ले आई। वहाँ आकर उन्हें पता चला कि हवेली में हर समय कई नौकर मौजूद रहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी माँ से अनुमति ले ली कि गौरी को अपने साथ अपने घर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि वहाँ उनकी बेटियों के साथ गौरी का मन भी लगा रहेगा और बिंदु देवी के सिर से भी जिम्मेदारी उतर जाएगी। वह भी खुशी खुशी अपनी दोस्त जैसी बहनों के साथ रहने की उम्मीद में आंटी के साथ जाने को तैयार हो गई थी। लेकिन वहां जाकर उसे पता चला शारदा आंटी को सिर्फ अपनी बेटियों, अपने घर के काम के लिए एक नौकरानी चाहिए थी और वह नौकरानी उन्हें गौरी के रूप में मिल गई थी। ये सब उसके पिता की लापरवाही की वजह से हुआ था। अगर वह समय पर उसकी देखभाल करता और उसके बारे में सोचता तो शायद कोई भी उस पर अपनी मर्जी न थोप पाता, लेकिन फिर भी उसने किस्मत का लिखा सब कुछ मान लिया था। और अब ये आदमी जो तूफान की तरह उसके जिंदगी में आ रहा था, वह मासूम लड़की जिसने इतने दुखों के बाद भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा था। ये नहीं जानती थी कि ये बदलाव उसकी जिंदगी में कैसा साबित होगा, लेकिन जब शारदा आंटी ने उसे मजबूर करते हुए अपनी चादर उसके सिर पर डाल दी तब उसे चुप रहना पड़ा। उसे समझ आ गया था कि सब कुछ किस्मत के हाथ में है और कोई भी इंसान किस्मत से आगे नहीं निकल सकता, चाहे कितनी कोशिश कर ले। शादी की रस्मों के बारे में वह अच्छी तरह जानती थी। उस समय उसे अपने पिता की जरूरत थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके पास बैठा आदमी उसकी बेचैनी को और पढ़ रहा था। अपनी चमकती आंखों से वो बस गौरी के चेहरे को देखता रहा जब तक कि शारदा आंटी ने चादर जैसा पल्लू उसके चेहरे पर घूंघट की तरह नहीं डाल दिया। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या गौरी की जिंदगी नॉर्मल होगी या इससे भी बुरी होगी,
क्या कबीर सिंह सिर्फ उसकी खूबसूरती पर मर मिटा है और उससे शादी कर ली है? क्या उसका मन भरने के बाद उसे छोड़ देगा या नहीं, या कुछ और है इसका रहस्य? इस कहानी को मिस ना करें, आगे ये कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।